अस्सलाम वालेकुम। 24 मई 2024 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं। कहते हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी उसकी सोच पर मुनहसर है। वो जैसा सोचता है वैसा कर लेता है। वही इंसान है, वही दिमाग है। मगर कोई इस दिमाग के ज़रिए जहाज़ बना लेता है और कोई ये दिमाग बंद करके जहाज़ बन जाता है। कोई ब्लैक होल्स दरियाफ्त कर लेता है और कोई ब्लैक होल्स के पीछे अपनी इज्जत बर्बाद कर लेता है। वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। जिस इंसान की सोच बड़ी और मजबूत हो तो वो दुनिया को लीड करता है, और जिसकी सोच गिरी हुई हो वो मुआशरे के लिए निशाने इबरत बन जाता है। तो सारा गेम सोच का है कि आप क्या सोचते हैं। अब आ जाते हैं अपने मौजूदा सूरत हाल पर कि वो किसकी सोच का समर है। इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके पीछे किसका दिमाग था और उस दिमाग में क्या सोच थी, ज़रा वो देख लें पहले। और ईयू कंट्रीज ने क्या कहा आपको, और आप आज उनके खिलाफ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं। एक शख्स जो अपनी कौम को गुलामी से आज़ाद कराने की बात कर रहा था, तो उसकी हुकूमत गिराने वाला ये कहता था कि ये इमरान खान ऐसी बातें करके हमारे मुंह से रोटी छीनना चाहता है। यानी आप सोच का फ़र्क देखें कि इमरान खान बात कर रहा है आंखों में आंखें डालकर कि हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो फ़ैसले करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के मफाद में हो, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ उस पर कह रहा है कि इन बातों से हमारे मुंह से रोटी छिन सकती है। कितनी छोटी सोच है। और जब इस छोटी और गिरी हुई सोच के मालिक शख्स को उसके मालिकों ने मुल्क का इक़्तिदार दिया, तो फिर देखिए कि आज दुनिया भी पाकिस्तान को लेकर वही बातें कर रही है जो हुकूमत में आने से पहले शहबाज शरीफ कर रहा था। हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे। अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस में करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश की नई पीढ़ी का भविष्य देखना है जी। हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। तो ये था शहबाज शरीफ का वो विजन जो आज पाकिस्तान को लेकर दुनिया बोल रही है। ये 2 वक्त की रोटी की फिक्र शहबाज शरीफ को खाए जा रही थी। इस 2 वक्त की रोटी को पूरा करने की कोशिश में हमारी गैरत और खुद मुख्तारी बेच दी गई। मुझे दुनिया में ऐसा लीडर बता दें जिसने इस सोच और दिमाग के साथ किसी मुल्क या कौम की तरक्की में किरदार अदा किया हो। ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हम पर हुकूमत करने वाले हमें फ़कीर और भिखारी कहते हैं। ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हम पर हुकूमत करने वाले दूसरे मालिक जाकर भीख मांगते हैं। पिछली बार शहबाज शरीफ जिस मुल्क गया वहां वजीरों से लेकर सहाफियों तक से पैसे मांगता रहा। कहीं किसी तकरीब में कह रहा था कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अमेरिका में टीवी एंकर से कह रहा था कि हमें पैसे दो, प्लीज हमारी मदद करो। वो तो अपने ओहदे का थोड़ा बहुत लिहाज था, वरना उसने चादर बिछाकर भीख मांगनी शुरू कर देनी थी। इन हरकतों के बाद से शहबाज शरीफ की शोहरत ऐसी हो गई कि आज दोबारा वजीर आजम बनने के बाद वो अगर सही बात भी कर रहे हैं तो लोग उसे गलत ही रंग दे रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि चच्चा ने नई बोंगी मारी क्या। अना यानी ला नंसा हादा मुसादा अबदन इंशाअल्लाह। अब भाई ने बोली भले सही बात हो, लेकिन इस क्लिप को जिसने पोस्ट किया उस पर जितने कमेंट्स आए 99% वो यही थे कि अरबी में भीख मांग रहा है। मुझे शहबाज शरीफ घर के उस बच्चे की तरह लगता है कि जो मेहमानों को देखते ही उल्टे सीधे करतब दिखाने शुरू कर देता है और समझता है कि ये करने से मेहमान इंप्रेस होंगे, जबकि असल में मेहमान दिल ही दिल में बच्चे को गालियां देते हुए हंस देता है और मेहमानों के जाने के बाद माँ बाप बच्चे की दुर्गत अलग बनाते हैं। अना यानी अबदा मुसादा, भाई इसका मतलब जो भी है, लेकिन उसूली तौर तो शहबाज शरीफ को बोलना चाहिए था कि अना खबीसो फ़कीरो ज़लीलो कुल्लन पाकिस्तानन डिग्गी में जानन मुलाकातन, और उस तरह वज़ीर आज़म अलमदद या शेख अना इंटरनेशनल भिखारी आज़म व अजीम सफारतकारी अना आम की पेटियां भिजवानन। और ये तकरीर करने के बाद आखिर में शहबाज शरीफ को यह करतब लाजमी दिखाना था।
but you have to sigh when care is pulling you down a bit. Less if you must, but don't do quick, but don't do quick, but don't do. इस तरह कर्जा मिले ना मिले, कोई कारोबार पाकिस्तान आए ना आए, लेकिन शहबाज शरीफ को चंद पैसे उसी वक्त लोग उसके हाथ में रख देते। तो ये है वो खानदान, ये छोटी सोच का खानदान कि जिसने वक्फे वक्फे से लूटा है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और इसी पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी खबर मेरे नजदीक, उस पर बात कर लेते हैं। वो खबर जो शहबाज शरीफ के लिए बहुत बुरी साबित होने जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ का इन्हिसार जिस पर था वही मंसूबा या आसरा फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब ने हुकूमत में आकर मेरे नज़दीक, बल्कि कौम के नज़दीक या ख़ुद उनके नज़दीक, जो सबसे वाहिद बड़ा इनकलाबी काम किया वो ये था कि सरकारी इदारों और अहम ओहदों पर सिविल अफराद को हटाकर रिटायर्ड या हाजिर सर्विस अफसरान को तैनात कर दिया। हमारे जमहूरी मुल्क में इस वक्त चेयरमैन PTA, चेयरमैन नादरा, चेयरमैन इस्पार्को समेत तकरीबन हर बड़े इदारे का सरबरा हाजिर या रिटायर्ड अफसर है। इसी तरह मईशत ठीक करने के लिए भी 4 बड़े जर्नैलों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई, जिसको हेड मेरे ख्याल से आर्मी चीफ साहब खुद कर रहे थे, और उसको नाम SIFC का दिया गया। और सोचा यह गया कि इस कमेटी के तहत मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आएंगे, अपना कारोबार भी लगाएंगे और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन खबर यह आ रही है कि SIFC की सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी का रुझान कम हुआ है। जी हां, सरमायाकारी गुज़श्ता 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 1973 से 74 तक जो शरह थी वो 2.13% थी, और रवां साल ये शरह 1.3% पर है। तो कहने का मतलब यह है कि बदकिस्मती से यह तजर्बा भी नाकाम हो गया, और इस नाकाम तजर्बे के साथ साथ कई बहरान, स्कैंडल्स, करप्शन के इंकिशाफात अलग। तो मुझे बताओ कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद से लेकर अब तक फायदा किसको हुआ, पाकिस्तान या शरीफ खानदान को? आज तक यह कौम सिवाय मायूसी के और कोई खबर नहीं सुन रही। यहां पंजाब में मरियम नवाज ने एक मुआरका जरूर अंजाम दिया है, जिसका इजहार उन्होंने अपने ट्विटर पर दिए गए बयान में भी किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब में रोटी की कीमत आज मजीद कम कर दी है। अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था, जबकि हकीकत मुजम्मिल असलम साहब बताते हुए कहते हैं कि इतना अफसोस ना करें, बीबी थोड़ी तहकीक कर लें कि जो उनके बस में है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेती तो ये ना कहती। मरियम नवाज के अंकल जब हुकूमत में अप्रैल 2022 में आए थे तो गंदुम 2200 रुपए फीमन थी और आटा 60 रुपए किलो। फिर आटा उनके अंकल यानी चचा शहबाज की हुकूमत में 150 रुपए किलो हो गया, जिसकी वजह से रोटी महंगी हुई, जो कि आप लोगों ने, मुजम्मिल असलम कहते हैं, किसानों का माशी कत्ल किया, और उसके बाद आप ही लोगों ने ज़राअत की कमर भी तोड़ दी है। उससे अगली खबर यह है जो कल भी दी थी कि IMF का प्रोग्राम जो तैयार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसमें बिजली, गैस, डॉलर और पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने का शदीद इम्कान है। रोजगार कुछ नहीं, सरमायाकारी कुछ नहीं, पाकिस्तान से लोग अपने कारोबार लेकर भाग रहे हैं। हमारा मुल्क इस वक्त बदकिस्मती से उम्मुल बोहरान बन चुका है। अच्छा, इन बोहरानों में एक और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक चीज जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस हुकूमत में देखने को मिल रही है वो ये कि फलस्तीन के हक में किसी किस्म का एहतजाज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ना बताया जा रहा है, ना उसकी कवरेज को खास की जा रही है, और ना उस एहतजाज को प्रोग्राम में डिस्कस किया जा रहा है फ़लस्तीन के मामलात को। वरना इससे पहले जितनी हुकूमतें आई या माशाल्लाह लगे जैसे भी हालात रहे, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और सियासत फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के बगैर अधूरे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो जो फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करे उन पर हमला किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी आज वाज़े दिखाई नहीं देती। अनवारुल्लाह काकड़ जब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म था, तब उसने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि अगर कायदे आज़म ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था तो ज़रूरी नहीं कि हम भी करें, या उनकी वो बात आज के दौर में सही हो। यानी उसने बतौर निगरान वज़ीर आज़म यह तासुर देने की कोशिश की थी कि हमें इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं, उसमें अपना मफाद देखकर फैसला करना होगा। इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था बाजवा साहब के दौर में, जिसकी गवाहियाँ अब तक सामने आ रही हैं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, हामिद मीर
नसीम ज़हरा, और अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इंकशाफ कर दिया कि बाजवा साहब ने एक मीटिंग में इसराइल को तस्लीम करने की बात की थी। कितने शर्म की बात है कि एक इस्लामी एटमी मुल्क पाकिस्तान का आर्मी चीफ पसे पर्दा उस रियासत को तस्लीम करने की बात करता है जो कि रियासत है ही नहीं, बल्कि एक कब्जा ग्रुप है, और फलस्तीनियों पर दहाइयों से एक कब्जा ग्रुप बदतरीन जुल्म कर रहा है। और इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे इस्लामी एटमी मुल्क में जब फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने पर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई पॉलिसी वाज़े दिखाई नहीं दे रही, ठीक उसी वक्त 3 गैर मुस्लिम ममालिक आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। अब लानत किसको देनी है? ये लानत के मुस्तहिकीन आपस में फैसला कर लें और फिर पूरी कौम की लानत कबूल करें। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, यकीन करें वो गैर मामूली, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और मेरे बुजुर्ग भी कहते हैं कि उन्होंने भी नहीं देखा। जो फैसले हुकूमत कर रही है, जिस किस्म की खुफिया पॉलिसियाँ बना रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। और ठीक दूसरी तरफ अवाम का जो रिएक्शन है, जिस तरह पाकिस्तान की वाहिद अपोजिशन सियासी जमात तहरीक इंसाफ इस ताकतवर निज़ाम से लड़ रही है और जिस तरह आज अदलिया रिएक्ट कर रही है, वो भी गैर मामूली है। तो ये जंग, कहने का मकसद ये, कंक्लूजन की तरफ आएँ तो ये जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और गौर से सुनिएगा ये बात, अब पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसे नहीं है, और अगर पैसे ना मिले तो हुकूमत चलाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा होता है तो फिर कैदी नंबर 804 को जेल से बाहर लाना पड़ेगा, और इस जिद और डर की वजह से पैसों का बंदोबस्त किसी भी सूरत करना पड़ेगा। और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए IMF की शराइत समेत क्या कुछ तस्लीम करना पड़ेगा और क्या कुछ डिसोन करना पड़ेगा, ये भी इंतहाई अहम सवाल है, जिसका जवाब आने वाला वक्त बता देगा। क्योंकि ये बका की जंग है, तो इस जंग में खुद को बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।